हाँ जी, पेज 101 टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मींस रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, पहला काम हुआ। प्लेसिंग एन ऑर्डर, दूसरा काम हुआ। रिसीविंग डिलीवरी, तीसरा काम हुआ। मेकिंग पेमेंट, चौथा काम हुआ। थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट, ये सारे काम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, चार काम बताए। अंडर दिस सिस्टम द सेल परचेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ थिंग, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस इज पॉसिबल। इंफॉर्मेशन कोई डेटा के बारे में, तो मुझे कोई टीवी परचेज करना है, तो मुझे बाहर दुकान में जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बैठे मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, ऑर्डर दे सकता हूँ, ऑर्डर रिसीव कर सकता हूँ और पेमेंट कर सकता हूँ। चार स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन परचेज, रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर और फिर पेमेंट ऑप्शन। और आगे पेमेंट ऑप्शन में 5 ऑप्शन दे रखे हैं। COD, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल कैश जैसे पेटीएम वॉलेट। डिजिटल कैश पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग may be done in the following ways. पहला है कैश ऑन डिलीवरी, कैश पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब गुड्स आएंगे तब पेमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में लोग जो ऑनलाइन खरीदते थे वो COD ही रखते थे कि हमने पेमेंट कर दी, सामान नहीं आया तो ट्रस्ट नहीं था लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पर। तो जो कोई नई वेबसाइट से भी पहली बार मंगाते हैं जनरली पर्सन COD ही प्रेफर करता है, लेकिन COD में चांसेस कैंसिलेशन के ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऑनलाइन वाले पेमेंट पर, एडवांस पेमेंट पर कैशबैक या डिस्काउंट। COD वाले के कैंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेट बैंकिंग ट्रांसफर, द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ गुड्स EFT टू अकाउंट ऑफ ऑनलाइन वेंडर ओवर द इंटरनेट। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, द कस्टमर कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय गिविंग हिज नंबर, नेम और बैंक ऑफ द कार्ड एक्सेट्रा। और इसके अलावा वॉलेट वाला थोड़ा, वॉलेट में जो कंपनी होती है उस पर रिस्क होता है कि वॉलेट का पैसा सेफ रहना चाहिए। ये रिस्क ब्रीच करा है पेटीएम में, पेटीएम वॉलेट बंद हो गया है, न्यू ओपनिंग इसकी ओपन हो चुका है पेटीएम वॉलेट, उसका चालू है। बाकी RBI और पेटीएम का केस चल रहा है और न्यू डिवाइस बन है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्क ब्रीच नहीं होना चाहिए। जो पेटीएम के ओनर हैं मिस्टर शेखर, उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें ब्लैकमेल किया कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दूँगी जितने पैसे हो। तो उन्होंने भी उस पर केस किया, वो जेल में है, तो वो डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये डेटा ब्रीच होने का रिस्क है, इसलिए नए अकाउंट को भी बंद करा। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन, द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पहला, कंफर्मिंग द डिटेल्स before delivery of the goods. The customer is required to furnish details such as credit card number, card issuer, card validity online. मतलब क्रेडिट कार्ड का मैंने किसी नंबर पता कर लिया, वही डाल दिया पेमेंट कर दी, तो इसलिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी है कि एक्सपायर कौन से मंथ में होगा, एक्सपायर कौन से ईयर में होगा, CVV कोड क्या है, कार्ड में नाम कौन सा लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है वगैरह। एंटीवायरस प्रोग्राम, installing and timely updating antivirus programs provides protection to data files, folders, system from virus attack। तो पता है ऑनलाइन वायरस कहीं से भी आ सकता है, इसलिए एंटीवायरस वगैरह कंपनी वाले जो इंस्टॉल कर रखते हैं, डेटा ब्रीच ना हो, कैंसिल ना हो। साइबर क्राइम सेल्स, गवर्नमेंट may set up special crime cells to look into the cases of hacking and take necessary action against the hackers। इसके लिए सेपरेट लॉ है, सेपरेट रूल है, सेपरेट पनिशमेंट्स हैं साइबर क्राइम के रिगार्डिंग। रिस्क एसोसिएटेड विद ई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन अगर ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं किन किन बातों में टेंशन रह सकती है। ट्रांजैक्शन रिस्क, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। पहला है ट्रांजैक्शन रिस्क, seller or customer denies that pay order was placed, default on placing order या giving order, तो default करते सिर्फ कोई order आया नहीं है आपका। दूसरा, goods are delivered at wrong address or goods delivered are not as per specification, default on delivery, order place करते हैं default कर जाए, कोई डिलीवरी किसी और एड्रेस पे उसने दे दी
वो डिफॉल्ट हो जाए। सेलर डज नॉट गेट पेमेंट वेयरएज कस्टमर क्लेम्स टू हैव मेड पेमेंट, डिफॉल्ट हो जाए। कस्टमर कंप्लेन कर रहा है जी मैंने तो पैसे दे दिए, सेलर कह रहा है जी मुझे पैसे मिले। जनरली ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, सेलर को पैसे रिटर्न पॉलिसी के बाद पेमेंट। अब ऑनलाइन स्टेशन से अप्लाई करता हूँ, चाहे वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, उसमें रिटर्न पॉलिसी होती है 7 डेज, किसी आइटम में 30 डेज, किसी आइटम में 5 डेज, किसी आइटम में 2 डेज, वो भी हम मेंशन करके देते हैं रिटर्न पॉलिसी कितना तक एक्सेप्ट करें। ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे ऑर्डर मिलने के। तो जब हम ऑर्डर दे देते हैं कस्टमर को बहुत ज़्यादा सामान, तो उसके बाद पेमेंट कस्टमर कर देता है और हमें पेमेंट तब मिलती है रिटर्न पॉलिसी खत्म हो जाती है कि हमें पेमेंट मिलने के बाद फिर हम कहें हम पैसे वापस ना लें, उसमें ऑनलाइन वालों का रिस्क रहता है। सेकेंड है डेटा स्टोरेज, वायरस हैकिंग, डेटा इन्फॉर्मेशन में भी हैक, तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालना बड़ा रिस्की काम होता है। नहीं कोई वेबसाइट है उसमें लिखा होगा कि कोर्स है बिल्कुल फ्री, 100% फ्री, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते टाइम क्रेडिट कार्ड डिटेल मांग रहा, तो वहाँ डिटेल डालने में बड़ा रिस्क है सर, हैक किया जा सकता है। थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, सर हमारा डेटा लीक होने के बाद अगर हमारे कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में आ गया होगा और हमारे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डेटा प्राइवेट डेटा है और हमारे पास कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, वो लीक होने का डर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उससे बात कर रहा है। Data may be supplied to others who may start dumping a list of advertisement and promotional literature into your email box. तो प्रैक्टिकली वही एडवर्टाइजमेंट सेल किया जाता है। जैसे मेरे पास आते हैं पर्सन कि हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है स्कूल्स का, वो हम आपको दे सकते हैं और आप प्रमोशन के लिए वहाँ पर अपना डाल सकते हैं, कोई भी ऐड व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो हैं डेटा कंपनी को शेयर होता है। जैसे कोई कंपनी में 1000 एम्प्लॉय तो कोई इंश्योरेंस कंपनी जाएगी उस कंपनी के पास कि आपकी कंपनी में 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर है तो हमने कॉल करेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो एक्सेट्रा सब चीज़, भी डेटा लीक होता है और वो फिर उनको ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं। सम ई बिजनेस एप्लीकेशन, पहला ई प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, पाना खरीदना, ई बिडिंग और ऑप्शन में लिखा है कि ई ऑप्शन, स्पेलिंग गलत ठीक कर लेंगे, ऑप्शन है ए यू सी मतलब एक सी एक्स्ट्रा, ए यू सी टी आई ओ ऑप्शन। ऑप्शन क्या चाहिए सर, नीलामी, ऑप्शन है नीलामी। बैंक से अगर हमने लोन लेते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन ने लोन लिया बैंक से का होम लोन लिया और वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा, उसको नोटिस देंगे, थोड़ा टाइम पीरियड और देंगे, फिर पेमेंट नहीं कर पा रहा है वो, तो हम उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे बैंक वाले और उसकी नीलामी करेंगे। नीलामी के बाद जो भी पैसा मिलेगा अपना लोन का पैसा चुका कर तो बाकी वापस करेंगे। तो ऑनलाइन भी नीलामी होती है प्रॉपर्टी की, उसमें तो फोटोज होंगी और डिटेल्स होंगी और जिसको अप्लाई करना है वो बिड करेगा। नीलामी में बोलना उसे बिड करना कहते हैं। ई कम्युनिकेशन या ई प्रमोशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना, ई डिलीवरी और ई ट्रेडिंग, ट्रेड करना के बाय एंड सेल करना। बोलने वाला पॉइंट खत्म हो गया, मुझे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग सर बहुत बढ़िया काम है। आउटसोर्सिंग क्या चीज़ है सर, तो मैं ऑलफाबेट नहीं पढ़ा सकता, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, उनके लिए मैंने आउटसोर्स कर दिया, टीचर को बुला लिया, दिस आउटसोर्सिंग। 9-10 को नहीं पढ़ा रहा, टीचर रख लिया आउटसोर्सिंग, स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहा, टीचर रख लिया आउटसोर्सिंग। एक बिजनेस हर चीज़ एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो चाहता है कि मैं अपने एक काम पे फोकस करूँ, लेकिन काम में मैंने सब कुछ करना पड़ता है। अकाउंटिंग भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, ह्यूमन रिसोर्स भी मैनेज करना है, करना सारे काम पड़ते हैं, चाहे छोटे छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी। तो बड़ी कंपनियाँ किसी और एक्सपर्ट कंपनी, जैसे हमारे पास जो CA फॉर्म है इसमें अकाउंटिंग का काम आता है, बड़ी कंपनी में, और एम्प्लॉयज़ का बनता है पेरोल। पेरोल क्या होता है, एम्प्लॉय को जो पैसे मिलते हैं सैलरी के, और फिर से टैक्सेबल है क्योंकि उसकी गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है कि अगर एम्प्लॉय को कुछ ज़रूरी काम के लिए पेमेंट करता है तो हम उसको टैक्स नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने बोला एम्प्लॉय को कि
तुझे हम 3,000 रुपये महीना देंगे, तेरे घर का रेंट देंगे सैलरी के अलावा अलग से। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा अनएथिकल सा लगता है कि बेचारे की हेल्प कर रहा है एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट उसका भी टैक्स दे, तो वो टैक्स एग्जाम होगा, इनकम टैक्स पर टैक्स नहीं लगता उसका अमाउंट। तो किसने अमाउंट की लिमिट सर्टेन कर रखी है, कितने रुपए तक देगा तो एग्जाम टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर देगा तो टैक्स लगेगा। ठीक बात है। ऐसा एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी बनाई इनकम टैक्स एक्ट 1960 में। अब होता क्या है सर, अब यहाँ से देखो, मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 का महीना और उससे 3,000 का महीना हाउस रेंट अलाउंस के और मिलते हैं, 3,000 पर एग्जाम दो टैक्स नहीं लग रहा उसका। अगर एम्प्लॉय लिया करके बोले कि सर काम करो, आप मेरी सैलरी कर दो 3,000 का महीना और हाउस रेंट अलाउंस 50,000 रुपये का महीना, तो आपको तो नहीं पैसे देने, मैं टैक्स लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है हाउस रेंट पे हम टैक्स नहीं लेंगे, सैलरी पर टैक्स लेंगे, तो कह रहा सैलरी 3,000 रुपये का, हाउस रेंट 50,000 रुपये, तो पैसे नहीं देने आपको, पर टैक्स लग जाएगा। समझ आ रही है बात? तो गवर्नमेंट ने एक तो लिमिट बना दी हाउस रेंट अलाउंस पर, इतने लिमिट तक ही टैक्स एग्जाम हो जाएगी। दूसरा, अब क्या होता है, तो जो एम्प्लॉई है वो उतना एजुकेटेड नहीं है, टैक्स कितनी समझ, तो कंपनी है वो हम सीए के पास आती है, कहते हैं हमारे 2,000 एम्प्लॉई, इनका इस हिसाब से सैलरी का हिसाब बना कर दे दो, इनका टैक्स कम करोगे। जैसे मान लो 50,000 रुपये सैलरी, हम कहेंगे सर 2,000 रुपये हाउस रेंट के मान लो, 3,000 रुपये जनरल एजुकेशन हाउस के मान लो, 3,000 रुपये 2,000 रुपये इसके, 1,000 रुपये इसके, ऐसे करते करते बांट देते हैं। बचा हुआ मान लेते हैं बेसिक सैलरी, नॉर्मल सैलरी, ताकि टैक्स का कम से कम। ठीक है, उस कंपनी ने क्या करा, आउटसोर्स करी ये वाली सर्विस अकाउंटिंग फर्म से, मतलब बाहर वाले से काम करवाना, दिस इज आउटसोर्सिंग। Many activities have to be performed with two ego, F O लिखा हुआ और ego है, have to be performed by for the successful conduct of business, जैसे कि production, buying, selling, advertising, etc. When the scale of business is small, जब बिजनेस छोटे लेवल पर होता है, the businessman used to perform these activities easily, आराम से खुद ही कर लेता, छोटा बिजनेसमैन सारा काम खुद ही कर लेता। However, with the enlargement of scale of business, this job has become tedious, बड़ी मुश्किल हो जाती है, टफ हो जाती है। Therefore, in order to overcome the difficulty, दिक्कतों के काबू कैसे पाएं, connected with the performance of many activities, बहुत सारे काम करना, and to get the benefit of specialization, सर सारे काम हम ही करेंगे, तो स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी? मैं सोचूं कि मैं ही मैथ पढ़ा लूँ, मैं ही 9th 10th पढ़ा लूँ, मैं ही फर्स्ट 12th पढ़ा लूँ, तो स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी? कॉमर्स की स्पेशलाइजेशन कॉमर्स में नहीं रहेगी, मैं कॉमर्स वाले सब्जेक्ट से लेकर जाऊँगा। इसलिए कंपनी भी कह रही है कि हम जिस काम में एक्सपर्ट है सिर्फ वही काम करेंगे, तो हमारी ब्रांड नेम और बढ़ेगा, हमारी चीज़ खुद ही बनाने लग जाएंगे, तो क्वालिटी नहीं रहेगी, स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगी। These services are now obtained from outside organization. This is called outsourcing of services. इसे BPO कहते हैं। कैटेगरी होती है सर इसके अंदर, इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, स्पेशल एजेंसी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। दूसरा, जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर परफॉर्म। नॉन कोर, कोर का मतलब होता है मेन, और नॉन कोर मतलब जो मेन ना हो। जनरली इसमें लिखा हुआ है, जनरली जरूरी नहीं है। रिलेटिव में देखो सर, तो गारमेंट्स की बात करें सर, इसमें रिलेटिव में पूरी गारमेंट्स से फैक्ट्री, जो बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे कि पूमा हो गया, स्पार्को हो गया, ये ब्रांड्स की शर्ट्स जीन्स वगैरह आती हैं। और अब ये कंपनी के पास कितने ऑर्डर हैं, इनका ब्रांड नेम इतना फैल चुका है, इनके पास लाखों क्वांटिटी के ऑर्डर डेली आते हैं, इनके पास खुद की कितनी फैक्ट्रियाँ नहीं, तो ये लोग ये वाला काम आउटसोर्स का जॉब है। मतलब ये एक फैक्ट्री वाले को बोलेंगे कि हम आपको जीन्स का कपड़ा भेज देंगे और ये हमारा सैंपल है, इस टाइप से हम इस क्वालिटी की जीन्स बना करके आपको पर पीस हम 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ आपने रेडी करके पैक कर दिया। अगेन आउटसोर्स, कंपनी को सिर्फ 30 रुपये देने पड़ रहे और मेटेरियल अपना, उसके अलावा सामान जो भी बेचेंगे इस प्राइस में सारा प्रॉफिट। इसमें जो जॉब वर्क पे काम कर रहा है उसको जॉब वर्क कहते हैं, जो पर्सन बना के दे रहा है 30 रुपये में, उसकी कमाई कम है, सिर्फ 30 रुपये पर पीस की कमाई, लेकिन वो रिस्क फ्री।
क्योंकि 500 पीस का ऑर्डर आया तो 500 पीस में उसका पक्का बिक जाएगा। तो कंपनी पर पीस शायद 150-200 रुपये कमा रही है, जबकि बिना बनाए बना भी नहीं रहे, 150 रुपये पीस कमा रहे हैं उनका। लेकिन जिसके मान लो माल दिया और नहीं बिक पाया तो उनका लॉस, खराब हो गया तो उनका लॉस, आउट ऑफ फैशन हो गया नहीं बिक पा रहा तो उनका लॉस। रिस्क का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिस्क। उसमें लिखा हुआ है जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स सो दैट कंपनी कैन फोकस ऑन मेन एक्टिविटी, मेन काम पर फोकस कर सके। जनरली जो मेन नहीं है उस पर आउटसोर्स किया जाता है। प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू कैप्चर अ यूनिट और अ थर्ड पार्टी। कैप्टिव यूनिट इज पार्ट ऑफ पेरेंट कंपनी, थर्ड पार्टी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। मतलब हम कैप्चर करना चाहते हैं कि हम अपना जो स्पेयर का काम है वो एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग का हम एग्जांपल मैंने दिया है, चेंज बनवा दी, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर ली, रिसर्च आउटसोर्स कर ली। रिसर्च का मतलब है सर नई डिजाइनिंग। तो गारमेंट्स वाले इसी चीज़ पे फोकस करते रहते हैं। तो मैंने बताया जो रिलेटिव्स हैं वो हर वीक मॉल जाते हैं, मॉल में इसलिए जाते हैं कि वो सारे डिज़ाइन देख करके आते हैं कि क्या नया डिज़ाइन चल रहा है मार्केट में आज के। तो नया अच्छा डिज़ाइन लगा वो उन्होंने क्लिक कर लिया और अपनी फैक्ट्री में वो डिज़ाइन बनाना शुरू किया। तो ये काम खुद कर सकते हैं या फिर इसकी रिसर्च टीम होती है खुद आउटसोर्स कर सकते हैं कि आपका काम है जी नए नए डिज़ाइन ये आप हमें बना करके भेजोगे और हम वो डिज़ाइन में काम करेंगे जो हमें पसंद आए। तो रिसर्च हम आउटसोर्स कर सकते हैं। और मेडिसिन वाली कंपनियाँ जो साइंटिस्ट हैं उनको रिसर्च के लिए दे सकते हैं, आउटसोर्स करा सकते हैं कि आपको साइंटिस्ट हो या आप रिसर्च करते हो उन्हें कोई नई मेडिसिन कोई कोई सोल्यूशन और कोई बन जाएगा टेक लाने पड़ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट सेल्स कि हमने सामान बना दिया और आगे दे दिया, सेल की जिम्मेदारी सामने वाले तो हम आउटसोर्स कर सकते हैं सेल्स। इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इन्फॉर्मेशन भिजवाना मतलब एडवर्टाइजमेंट से हो गया, मार्केटिंग में आउटसोर्स कर सकते हैं। आगे लिखा है कि नीड फॉर आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं, क्या वजह है। फोकसिंग ऑफ अटेंशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट ऑन मेन बिजनेस, मेन काम पे फोकस करें, पहली वजह। कॉस्ट फॉर एक्सीलेंस उसका मतलब होता है कि लॉन्ग रिसर्च, लॉन्ग सर्च, लंबी सर्च, लॉन्ग सर्च। एक्सीलेंस इज अचीव्ड एज ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसंट्रेट ऑन कोर एक्टिविटी। तब हम एक्सेलेंस के लिए सर्च करना चाह रहे हैं, हमारी कंपनी की ब्रांड इतनी ज़्यादा फेमस हो जाए कि कोई किसी को कोई आइटम खरीद ली तो वो यहीं पर आए, इस लेवल तक अगर हमें पहुँचना है हमें मेन काम पर फोकस करना पड़ेगा, बाकी सारे काम छोड़ देंगे। कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल द कंपनी टू whom work is outsourced provides quality work at less cost to organization doesn't have to invest in it। भाई अगर हम कंपनी में अपनी अकाउंटिंग फर्म खोलेंगे, एक अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से फ्लोर हमें रेंट पर लेना पड़ेगा, स्टाफ लेना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी और हमें रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना या सारे कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना, सारे खर्चा हमें करना पड़ेगा, हमारी अच्छी खासी कॉस्ट आ जाएगी, तभी एक्सपर्टाइजेशन वाला काम नहीं आएगा। अगर आप किसी अकाउंटिंग फर्म से बात करें कि आप हमें किस रेट में वाला काम करवा के दे दोगे तो वो कम रेट में काम करवा के दे देते, मतलब आउटसोर्स करना सस्ता पड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं, आउटसोर्स कराना सस्ता पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ थ्रू अलायंस, मैनी सेव्ड थ्रू आउटसोर्सिंग can be utilized for expansion of business, money saved through outsourcing can be utilized for expansion of, जो पैसा बच रहा है वो हम आगे अपने काम एक्सपेंड करने में और ब्रांचेस खोलने में लगा सकते हैं। जैसे कार के शोरूम होते हैं सर, कार के शोरूम खुद के नहीं होते, वो डिस्ट्रीब्यूटर शिप सेल करते हैं ऑनलाइन कि जिसको हमारे कार के डिस्ट्रीब्यूटर शिप की अप्लाई करो, आप खुद की जगह होनी चाहिए, आप खुद पैसा इन्वेस्ट करोगे शोरूम में, हम आपको बताएंगे आपको ये डिज़ाइन रखनी है वो रखनी है, हम गाइडेंस करेंगे लेकिन आपको पैसा इन्वेस्ट करना है उस एरिया में, किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देंगे, आपको एडवांटेज ये मिलेगा। तो वो खुद के शोरूम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उतना भी इतना पैसा मैं शोरूम लगाऊंगा, उतना पैसा मैं फैक्ट्री और बोल देंगे और कार बना लेंगे उसी नंबर। फिलिंग बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्रीज फ्रॉम वेयर आउटसोर्सिंग इज डन।
एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट इन द कंट्रीज, मतलब कि ओनरशिप वाले, देखो अगर मैं सारा काम खुद ही करूंगा तो बाकी लोग कैसे कमाएंगे? अगर मैं बाकी लोगों को काम दूंगा, भाई वाला काम तुम करो, अपने काम पर फोकस करो, ये वाला काम तुम करो, तो मतलब इनकम जनरेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो उनको जॉब मिलेगी। और ऐसी कंट्री यहाँ पर ये इसके लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ उसको कंट्री डेवलप होगी, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कंट्रीज में। अगर यहाँ तक डिटेल कितना पड़ जाएगा?